Assalamualaikum dear students. Today in this lecture we are going to discuss fourth chapter of organic chemistry, that's nitrogen containing organic compounds, जिसमें मेनली हमें डिस्कस करना है बोर्ड के लिए बेटा एमाइंस एंड डायजोनियम सॉल्ट्स। तो बेटा ये छोटा ही एक चैप्टर है, इसमें बोर्ड के लिए आपके 6 मार्क्स है, तो इट्स अ 6 मार्क्स चैप्टर। तो इसमें भी हम बोर्ड ओरिएंटेड क्वेश्चंस ब्रीफली एंड प्रिसाइजली डिस्कस करेंगे बेटा आपके साथ। होप बेटा आप इस कंटेंट को अच्छे से देखोगे और अच्छे से नोट डाउन करोगे, क्योंकि इसमें हम ऑलमोस्ट 95% ऑफ द होल चैप्टर डिस्कस करेंगे। बट यहां पे आपको हम सिखाएंगे बोर्ड में क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं और उनका जवाब प्रिसाइजली कैसे लिखना है। तो सीधे आते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे, दैट इज गिव 4 प्रिपरेशंस ऑफ एमाइंस। हम यहां पे बेटा एमाइंस के कुछ प्रेपरेशंस को डिस्कस करेंगे। शाबाश। नंबर फर्स्ट प्रेपरेशन वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड। रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड्स, रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड्स। देखो बेटा नाइट्रो कंपाउंड्स की रिडक्शन करते हैं तो बिल्कुल सिंपल, बहुत सारे तरीके हैं इनको रिड्यूस करने के और बहुत सारे डिफरेंट रिएजेंट्स हैं जो डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स बना सकते। बट यहां पे हमारा एक ही पर्पस है बेटा, हमें NO2 ग्रुप को NH2 में चेंज करना है। हमें NO2 ग्रुप को बेटा डायरेक्टली NH2 में चेंज करना है, तो यहां पे इसको करनी है बेटा रिडक्शन। तो NO2 को NH2 में चेंज करने के लिए आपके पास कुछ इंपॉर्टेंट रिएजेंट्स हैं, तो ये रिएजेंट आप बेटा जी याद करेंगे। तो हम लेंगे H2PD, H2PD। दूसरा हम यूज कर सकते बेटा मेटल एसिड्स, और वी कैन यूज FeHCl, और वी कैन यूज tin HCl. These are few reagents which are used to convert nitro group into NH2 group. सो नाइट्रो कंपाउंड बेटा जब इन रिएजेंट्स के साथ ट्रीट किया जाता है तो वो NH2 में रिड्यूस होता है। तो सबसे पहले बेटा आपको पता ही है, जब कोई मेटल लाइक FeHCl के कांटेक्ट में आता है, ध्यान देना, तो मैंने यहां पे HCl यूज किया, सो इट विल बिकम FeCl2 और ये देगा हमें नेसेंट हाइड्रोजन एटम्स। यहां पे आयरन जीरो स्टेट में था और यहां पे +2 में है, तो खुद की ऑक्सीडेशन और इट एक्ट्स एज रिड्यूसिंग एजेंट। इसी तरह बेटा आपके पास अगर SN होगा तो SN भी हमारे पास रिड्यूसिंग एजेंट होता है, SnHCl। इट ऑल्सो गिव्स SnCl2 और ये हमारे पास हाइड्रोजन H2 देता है, तो विच आर यूज्ड फॉर द रिडक्शन ऑफ द नाइट्रो ग्रुप। तो यहां पर बेटा आप याद रखेंगे, अगर आपके पास कोई भी नाइट्रो कंपाउंड होगा, लाइक यहां पे इंपॉर्टेंट हम नाइट्रोबेंजीन लेंगे, तो नाइट्रोबेंजीन को अगर आप चेंज करना चाहते हो एनलीन में, नाइट्रो कंपाउंड को अगर आप चेंज करना चाहते हो एनलीन में, द मोस्ट प्रेफर्ड रिएजेंट फॉर दिस रिडक्शन इज FeHCl। तो बेटा इसमें हम प्रेफर करते हैं FeHCl को यूज करना। क्यों बेटा? यहां पर NO2 ग्रुप सीधे NH2 में चेंज होता, और FeHCl हम यहां पे प्रेफर क्यों करते हैं, आप ध्यान से सुनिएगा बेटा, क्योंकि ये जो FeHCl है, सो ये खुद FeCl2 जो इसमें बनता है, FeCl2 क्या होता बेटा, इट गेट्स हाइड्रोलाइज्ड। ये हाइड्रोलाइज होता है बेटा, हाइड्रोलाइज्ड जब ये होगा तो इट विल प्रोड्यूस HCl। जब ये बेटा HCl देता हमें, तो हमने क्या करना पड़ता है, फिर हमें इस रिएक्शन में अगर आप FeHCl यूज करना चाहते हो, जो यहां पे FeCl2 बनेगा, FeCl2 गेट्स हाइड्रोलाइज टू प्रोड्यूस HCl। तो इसीलिए बेटा इस रिएक्शन को, यू कैन स्टार्ट दिस रिएक्शन by using only few drops of HCl। आप little amount of HCl यूज कर सकते हैं to initiate the reaction, to start the reaction, क्योंकि बेटा FeCl2 जो इसमें बनता है वो इजीली हाइड्रोलाइज होता और प्रोड्यूस करता है HCl। दैट्स व्हाई FeHCl इज द प्रेफर्ड रिएजेंट। उसके बाद हम दूसरी प्रेपरेशन जो यहां पे पढ़ेंगे बेटा, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, वो पढ़ेंगे हम रिडक्शन ऑफ साइनाइड्स या नाइट्राइल्स।
चलिए बेटा, तो साइनाइड की रिडक्शन भी आप कर सकते हैं, ये भी हम यहां पे रिएजेंट जो यूज कर सकते, दैट इज लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, और यू कैन यूज सोडियम एमलगम। तो आप यहां पे सॉल्वेंट इथेनॉल यूज कर सकते हैं। तो ये जो रिएजेंट है ये साइनाइड ग्रुप को बेटा डायरेक्टली रिड्यूस करता है प्राइमरी अमाइंस में। तो आपको पता ही है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ये तो बेटर सोर्स होता है हाइड्राइड का बेटा, ये पावरफुल हाइड्राइड डोनर होता है। तो ये आपके पास हाइड्राइड डोनर होता है और इस रिएक्शन में होती है एसेंट ऑफ सीरीज। सो इट्स एसेंट ऑफ सीरीज। यहां पे आपने लिया लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, शाबाश, और लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड आप यहां पे 2H इसको देंगे और 2H इसको देंगे, आप यहां 2 बॉन्ड तोड़ेंगे। सो फाइनली आपके पास मिलेगा RCH2NH2। सो दिस इज द अनदर प्रेपरेशन, वेरी इजी प्रेपरेशन। तो ये एसेंट ऑफ सीरीज होती है बेटा, इसमें लेंथ इंक्रीज होती है। जैसे कि आप यहां पे एग्जांपल लिख सकते हैं, सपोज मैंने आपको दिया बेटा ये, दिस इज द साइनाइड कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप, मैंने इसको लिया लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। सो व्हाट इज द प्रोडक्ट, जैसे यहां पे लिया मैंने, आपके पास एक कंपाउंड लिया मैंने, दिस इज साइनाइड, और इसको मैंने रिड्यूस किया बाय यूजिंग लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। तो यहां पर भी आप देख सकते बेटा, आपके पास ये 2 बॉन्ड तोड़ने हैं, इसको देंगे हम 2 हाइड्रोजन और इसको देंगे 2H। तो ये CN ग्रुप जो है ये CH2NH2 में चेंज होगा, शाबाश। सिमिलरली बेटा यहां पे आप यहां पर 2 बॉन्ड को तोड़ेंगे, इसको देंगे 2H, इसको देंगे 2H। तो रिडक्शन के कारण यहां पर भी आपको साइनाइड से एमाइन में चेंज होगा। सो दिस इज द रिडक्शन ऑफ द साइनाइड्स। इवन यू कैन अप्लाई द थर्ड प्रेपरेशन सेम, आप बेटा लिख सकते हैं रिडक्शन ऑफ एमाइड्स। वेरी गुड, रिडक्शन ऑफ नंबर थर्ड प्रेपरेशन, रिडक्शन ऑफ एमाइड्स। चलिए बेटा जी देखो, यहां पर भी आप एक रिएजेंट यूज कर सकते, एमाइड को रिड्यूस करने के लिए आप यूज कर सकते लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। और ये लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड क्या करेगा बेटा, आपके पास होगा एमाइड कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप, ठीक, और आप इसको ट्रीट करोगे बेटा लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ। तो ये इस फंक्शनल ग्रुप को रिड्यूस करेगा, दोनों बॉन्ड टूटेंगे। शॉर्ट ट्रिक सिखा रहा हूं सीधे आपको, तो बोर्ड के लिए इतना इंपॉर्टेंट है, इट विल बिकम CH2NH2। तो दिस इज द रिडक्शन ऑफ एमाइड्स बाय यूजिंग लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड गिव्स प्राइमरी अमाइन। यहां भी बेटा प्राइमरी अमाइन ही बनेगा। सो हियर वी गेट प्राइमरी अमाइन। नेक्स्ट एग्जाम्पल कर लो बेटा, दिस इज एमाइड, आप कोई भी एमाइड ले लो और आपने इसको ट्रीट किया लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ। सो व्हाट विल हैपन टू दिस, ये बॉन्ड टूटेगा बेटा, इसको लेंगे हम 2 हाइड्रोजन, इसको देंगे हम 2 हाइड्रोजन। तो ये एमाइड ग्रुप रिड्यूस हो जाएगा किसमें बेटा, दिस एमाइड ग्रुप विल रिड्यूस इनटू एमाइड्स। दिस इज द आंसर। सो यू कैन राइट डाउन एमाइड्स अपॉन रिडक्शन by using lithium aluminum hydride gives primary amine। एक जनरल रिएक्शन और एक एग्जाम्पल लिख सकते हैं बेटा इसमें। तो नेक्स्ट प्रेपरेशन जो हम करेंगे, नेक्स्ट प्रेपरेशन दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, नेक्स्ट प्रेपरेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो उसमें आप क्या लिखेंगे, ध्यान देना, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, दैट्स कॉल्ड गैब्रियल थैलिमाइड, गैब्रियल थैलिमाइड सिंथेसिस। ये काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बेटा बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से, गैब्रियल थैलिमाइड सिंथेसिस, वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, ध्यान देना बेटा अच्छे से, वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप जब मैं रिएक्शन लिखूंगा तो आप स्टेटमेंट में वही चीज आप लिख सकते हो। तो इस रिएक्शन को कैसे करते हैं, इसमें एमाइंस कैसे बनाते हैं, सबसे पहले इस रिएक्शन में आप यूज करते थैलिमाइड। आप इस रिएक्शन को स्टार्ट करते हैं थैलिमाइड से, दिस इज थैलिमाइड। तो मैं यहां पे नाम लिखूंगा
दिस इज थैलिमाइड, और इसको आप ट्रीट करते बेटा KOH, इट कैन बी एल्कोहलिक और एक्वस KOH। तो यहां पे पहले स्टेप में होगी एसिड बेस रिएक्शन, तो यहां पे एसिड बेस रिएक्शन होगी बेटा, तो यहां पे क्या बनेगा, साल्ट बनेगा, और वो बनेगा बेटा, ध्यान देना, दिस इज कॉल्ड एन अल्काइल थैलिमाइड। दिस इज कॉल्ड, नहीं, दिस इज पोटेशियम थैलिमाइड। यहां पे बेटा पोटेशियम थैलिमाइड बनेगा, सॉल्ट और वाटर मॉलिक्यूल बाहर, दिस इज कॉल्ड पोटेशियम थैलिमाइड। पहला स्टेप, क्योंकि ये रिएक्शन जो है गैब्रियल थैलिमाइड सिंथेसिस, ओनली दिस रिएक्शन इज यूज्ड टू प्रिपेयर ओनली प्राइमरी एमाइंस। तो इस रिएक्शन में सिर्फ प्राइमरी एमाइंस बनते हैं। तो आप ये पहला पॉइंट इसमें लिख सकते हैं, दिस रिएक्शन स्टार्ट्स विद द थैलिमाइड and this is called potassium. This is called potassium thaliamide. Now second step of the reaction is very important. सेकेंड स्टेप में क्या होता बेटा, आप यहां पे कोई भी अल्काइल हैलाइड यूज करते, R बॉन्डेड टू X, ध्यान देना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये होगा डेल्टा नेगेटिव डेल्टा पॉजिटिव, और ये R बॉन्डेड टू X वाला स्टेप काफी इंपॉर्टेंट है। ये वाला स्टेप होता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, क्योंकि ये N पे नेगेटिव एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा। यहां पे SN2 मैकेनिज्म होगा, SN2 में आप R को मिथाइल ले सकते, 1 डिग्री ले सकते, 2 डिग्री ले सकते। अरे R का मतलब ही नहीं कि सर 2 डिग्री एमाइन बनेगा। डिग्री ऑफ एमाइन इज डिग्री ऑफ नाइट्रोजन, नॉट डिग्री ऑफ कार्बन। मैं इस R की बात कर रहा हूं, किस बेसिकली इसी अल्काइल हैलाइड से एमाइन बनता बेटा, क्योंकि यही नाइट्रोजन यहां पे SN2 करेगा। तो दैट मींस जो अल्काइल हैलाइड SN2 मैकेनिज्म देगा वही प्राइमरी अमाइंस बनेंगे। सेकेंडरी तो के चांस ही नहीं बेटा, हमें बस प्राइमरी अमाइन में भी देखना है कि कौन सा प्राइमरी अमाइन बनेगा जिसमें यहां पे SN2 होगा। SN2 मींस ये मिथाइल होना चाहिए, प्राइमरी होना चाहिए, सेकेंडरी होना चाहिए। तो यहां पे जो आपके पास प्रोडक्ट बनेगा बेटा, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, आपको यही लिखना है। अगर स्टेटमेंट में लिखना चाहते हो जो मैंने किया, आप स्टेटमेंट में यही लिख सकते बेटा। तो यहां पे बनेगा एन अल्काइल थैलिमाइड, तो इस इज कॉल्ड एन अल्काइल थैलिमाइड। एन पे अल्काइल है बेटा, एन अल्काइल थैलिमाइड। चलिए बेटा, नाउ इसको करेंगे हम अल्कलाइन मीडियम हाइड्रोलिसिस। NaOH के प्रेजेंस में एक्वस मीडियम लेंगे, हाइड्रोलिसिस करेंगे, और हाइड्रोलिसिस से बेटा कौन सा बॉन्ड टूटेगा वो ध्यान देना आप। ये कार्बन पे होता है डेल्टा पॉजिटिव, तो OH रखेंगे इधर और H रखेंगे इधर। इस कार्बन को देंगे OH वाटर का, इसको देंगे H, ये बॉन्ड तोड़ेंगे, ये बॉन्ड तोड़ेंगे। तो आप यहां पे देख सकते हैं इस R के साथ जो ये N है इसको 2 H मिले, सो यू विल गेट RNH2। अब आया आपको समझ, प्राइमरी एमाइन बना। मगर ये R जो यहां पे रखना है बेटा, ये R का ख्याल रखना है। यहां पे ये R कैनॉट बी फिनाइल रिंग, यानी आप एमिलीन को नहीं बना सकते। एमिलीन इज प्राइमरी अमाइन, बट यहां से अगर आप R बेंजीन रखोगे तो बेटा उस पे SN2 न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं होगी। तो ये R देखो, बाकी NH2 बना तो प्राइमरी अमाइन बनना है, बस R क्या होगा, R होगा या मिथाइल या प्राइमरी या सेकेंडरी। तो ध्यान देना बेटा, प्लस बनेगा, ये थैलिक एसिड का साल्ट बनेगा क्योंकि NaOH है, तो ये बनता थैलिक एसिड, बट मीडियम इज अल्कलाइन। तो मैंने आपको समझाया अल्कलाइन मीडियम में कार्बोक्सिलिक एसिड का साल्ट बनता है, तो ये बनेगा सोडियम थैलेट। दिस इज कॉल्ड सोडियम थैलेट या सोडियम सॉल्ट ऑफ थैलिक एसिड। बट फाइनली हमारे लिए प्राइमरी अमाइंस इंपॉर्टेंट है। अब शॉर्ट में सीखो बेटा, इतनी सी रिएक्शन के बाद यहां पर ये जो आप RX यूज करोगे, X के बदले NH2 आता है फाइनली। अरे ये जो अल्काइल हैलाइड यहां पे यूज करोगे बेटा, इस X के बदले NH2 आता है, और इस R को मैंने बोला जो SN2 दिखाएगा वही ये R हम लेते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट गैब्रियल थैलिमाइड सिंथेसिस। सो यू कैन राइट सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग दिस रिएक्शन। आप लिख सकते बेटा कि गैब्रियल थैलिमाइड सिंथेसिस में सिर्फ हम प्राइमरी अमाइंस को प्रिपेयर करते हैं। इसमें आप लिखोगे बेटा, थैलिमाइड जब KOH के साथ रिएक्शन करता वो बनाता पोटेशियम थैलिमाइड, और उसको जब अल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्ट करते बेटा वो देता है हमारे पास N अल्काइल थैलिमाइड।
जिसको फिर बेटा अल्कलाइन मीडियम हाइड्रोलिसिस करते वी गेट प्राइमरी अमाइंस। तो यहां पे प्राइमरी अमाइंस बनेंगे। और नोट में याद करेंगे, नोट में एनिलीन कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय दिस रिएक्शन, क्योंकि मैंने आपको समझाया क्यों, क्योंकि एनिलीन को बनाने के लिए आपको एराइल हैलाइड लेना पड़ता। तो लेकिन बेटा एराइल हैलाइड आप नहीं ले सकते क्योंकि वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं देंगे। कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड, इट कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड, it cannot be prepared by Gabriel Thalamide synthesis। लिखो बेटा, बस बोर्ड के लिए इतना काफी है। नाउ वी हैव द लास्ट वन इंपॉर्टेंट प्रिपरेशन, दैट्स नंबर 5। उसको आप लिखेंगे बेटा होफमैन्स, ये भी इंपॉर्टेंट है, होफमैन्स ब्रोम एमाइड, होफमैन्स bromamide degradation, Hofmann's bromamide degradation। बस तो इसमें ब्रोमीन यूज होता, इसीलिए ब्रोमेमाइड ब्रोमीन यूज होता। किसके प्रेजेंस में? बेस के प्रेजेंस में 4 मोल NaOH इसमें यूज होते। रिमेंबर द रिएजेंट, ब्रोमीन प्लस 4 मोल NaOH। मैकेनिज्म यहां पे इंपॉर्टेंट नहीं है, बस बोर्ड के लिए आप सीखो। शॉर्ट ट्रिक में इस रिएक्शन को याद कैसे रखेंगे बेटा। दिस इज द प्रिपरेशन ऑफ एमाइंस। तो ब्रोम एमाइड मतलब ऐसे याद करेंगे, इसका रिएक्टेंट जो है दैट्स एमाइड। सो वी हैव एमाइड फॉर दिस रिएक्शन। इसमें भी प्राइमरी अमाइंस बनते हैं एंड दिस रिएक्शन इज डिसेंट ऑफ सीरीज। डिसेंट मतलब इसमें कार्बन का नंबर घट जाता है। आपने ब्रोमीन का 1 मोल यूज होता, इसमें 4 मोल यूज होते NaOH के, अगर मैकेनिज्म से देखेंगे, बट आप ऐसे इंफॉर्मेशन की तरह याद करो। तो फाइनली आपके पास बेटा जो प्रोडक्ट बनेगा उसका ध्यान देना। इसको हटाओ यहां से, यहां पर होता है कार्बोनिल का लॉस, ऐसे एक कार्बन खत्म, तो इसलिए डिसेंट लेंथ डिक्रीज होती है। ये R सीधे माइग्रेट इधर पे कराओ, क्योंकि इसमें होती है अल्काइल या एराइल माइग्रेशन। शॉर्ट में कार्बोनिल को हटाओ और इस R को NH2 के साथ दो, सिंपली यहां पे प्राइमरी अमाइन बना बेटा, मामला खत्म। शॉर्ट में कैसे बनता? बाय अल्काइल और एराइल माइग्रेशन, इसमें सीधे अल्काइल और एराइल शिफ्ट होता है। तो बाकी ये जो CO निकलता है, इट विल फॉर्म सोडियम कार्बोनेट, प्लस बनता है 2 टाइम्स NaBr, प्लस बनेगा 2 टाइम्स वाटर। वेरी इंपॉर्टेंट, तो ये आप याद रख सकते। मेन इसमें बनते हैं प्राइमरी अमाइंस। तो इसमें आप इंफॉर्मेशन याद कैसे करेंगे? इन दिस रिएक्शन वी प्रिपेयर ओनली प्राइमरी अमाइंस। दिस रिएक्शन इज डिसेंट ऑफ सीरीज। डिसेंट ऑफ सीरीज क्योंकि इसमें एक कार्बन कम हो जाता है। इन्हें प्रोडक्ट कंटेन्स 1 कार्बन लेस देन द रिएक्टेंट। तो इसमें कैसे बनते हैं? एमाइड जब बेटा रिएक्ट करता ब्रोमीन के साथ इन प्रेजेंस ऑफ NaOH गिव्स प्राइमरी अमाइंस विया अल्काइल और एराइल माइग्रेशन। इसमें बेटा अल्काइल या एराइल माइग्रेशन होती है तो हमारे पास प्राइमरी अमाइन बनता। यहां पे आप लिख सकते हैं 1-2 एग्जांपल्स। ये 2 एग्जांपल्स आप याद कर सकते हैं बेटा, हालांकि आप खुद से भी एग्जांपल लिख सकते हैं इसमें। तो ये 3 कार्बन का एमाइड है, प्रोपन एमाइड। मैंने लिया Br2, ब्रोम एमाइड आप ऐसे याद रखोगे, 4 मोल NaOH। ये जरूरी नहीं है कि आपको 4 मोल दिए होंगे, बस इंफॉर्मेशन के लिए मैंने बोला। आपके पास दिया है बेंजन एमाइड, तो आपके पास बेंजन एमाइड दिया है बेटा, दिस इज द एमाइड। शाबाश। आपने लिया Br2, ऐसे भी दिया हो सकता NaOH, हीट। व्हाट इज द प्रोडक्ट? जल्दी से बोलो बेटा, इन दोनों में प्रोडक्ट क्या बनेगा? और रिएक्टेंट और रिएजेंट देख के मुझे लगता है सीधे इट इज होफमैन ब्रोमेमाइड, सीधे इथाइल को माइग्रेट कराओ बस। तो बाकी आपको पता ही है साइड प्रोडक्ट्स इसमें क्या बनते हैं। दिस इज CH3 CH2 NH2। चलिए बेटा, सिमिलरली यहां पे फिनाइल माइग्रेशन होगी बेटा, पूरा ये माइग्रेट करता है। तो यहां पे आपके पास बनेगा एनिलीन, तो इसमें आप एनिलीन को प्रिपेयर कर सकते हैं। गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस से हम एनिलीन को प्रिपेयर नहीं कर सकते। सो वी हैव डन ऑल द प्रिपरेशंस ऑफ एमाइंस। तो एमाइंस के सारे प्रिपरेशन बेटा हमने डिस्कस किए यहां पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।
डिस्कस बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ एमाइंस। तो एमाइंस जो होते हैं बेटा, एमाइंस के बेसिक प्रॉपर्टी, बेसिक प्रॉपर्टी। चलिए बेटा, सबसे पहली बात, एमाइंस में, एमाइंस आर बेसिक इन नेचर। आप लिखेंगे जो मैं स्टेटमेंट बोलता हूं, एमाइंस आर बेसिक इन नेचर ड्यू टू विच दे रिएक्ट विद एसिड्स टू फॉर्म सॉल्ट। बेटा नाइट्रोजन पे लोन पेयर की वजह से एमाइंस बेसिक नेचर शो करते हैं। आपने NH2 के सामने रखा HX, तो ऑब्वियसली बेटा साल्ट बनेगा। आपने एनिलीन के सामने रखा HX, बेसिक प्रॉपर्टी। सो ड्यू टू द बेसिक नेचर ऑफ एमाइंस, they react with the acids to form salt. So this is alkyl और this is aryl, तो एनिलीनियम साल्ट भी बनेगा। तो आप यहां पे देख सकते हैं, ड्यू टू बेसिक नेचर ऑफ एमाइंस दे रिएक्ट विद द एसिड्स टू फॉर्म देयर रेस्पेक्टिव सॉल्ट, टू फॉर्म देयर रेस्पेक्टिव सॉल्ट, ये अपने सॉल्ट बनाते हैं बेटा। नाउ हम जानते हैं बेटा, बेसिक प्रॉपर्टी में हम जानते हैं कि अगर हमारे पास इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स जुड़े होते हैं, वो बेसिक स्ट्रेंथ को बढ़ाते हैं, हम ये जानते हैं बेटा। और बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ने का मतलब आपका केबी वैल्यू बढ़ता है और पीकेबी वैल्यू उस बेस का कम होता है। सिमिलरली बेटा, अगर आपके पास कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इलेक्ट्रॉन खींचता है तो बेसिक स्ट्रेंथ कम करेगा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल बेसिक स्ट्रेंथ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू केबी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पीकेबी। So this is how the groups affect basic strength, electron donating and electron withdrawing groups. तो इसी तरह बेटा अगर हम यहां पर देखेंगे, पहला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इसमें। अगर मैं आपको बोलूंगा, ऐसे देख के मुझे बोलो अमोनिया ज्यादा बेसिक है या एनिलीन ज्यादा बेसिक है, तो आप इसको याद भी रख सकते बेटा, कैसे आंसर करना है। जो इलेक्ट्रॉन पेयर इजीली आराम से डोनेट करेगा वो स्ट्रॉन्ग बेस। आप मुझे बोलो बेटा, आपके पास अल्काइल एमाइन ज्यादा बेसिक है या आप मुझे बोलोगे बेटा एनिलीन बेसिक है। उसके बाद तो व्हेन नथिंग इज मेंशन, जब किसी का रोल मेंशन नहीं है बेटा, तो हम बेसिक स्ट्रेंथ को गैसोस्टेट या एप्रोटिक सॉल्वेंट में डिस्कस करते हैं। गैसोस्टेट इज गिवन, आपको रोल ऑफ सॉल्वेंट यहां पे नहीं लेना, तब क्वेश्चन में मेंशन होगा और वो मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है। दैट्स डिफरेंट क्वेश्चन एंड दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर बोर्ड एग्जाम। तो अगर यहां पर देखेंगे, यहां पर खाली हाइड्रोजन है, तो यहां पर ये करेगा लोन पेयर रेजोनेंस, या ये बेंजीन यहां पे एक्ट करेगा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, और यहां पे लोन पेयर कर रहा है पार्टिसिपेट रेजोनेंस में, तो ये कम अवेलेबल होगा इस पे, तो यहां पे लोन पेयर की अवेलेबिलिटी ज्यादा। सो एमाइंस आर मोर बेसिक देन एनिलीन, तो रीजन खुद लिखेंगे आप। तो एमाइंस आर मोर बेसिक देन एनिलीन बिकॉज इन एनिलीन और भी बेटा तरीका है इसको डिफाइन करने का, बट ये सबसे सिंपल तरीका है। बिकॉज इन एनिलीन the lone pair of nitrogen atom gets delocalized due to resonance and its basic strength decreases than amine. Now, I have alkyl amines versus aniline. Alkyl amines versus aniline. यहां पे आर अल्काइल ग्रुप्स आर जनरली इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, तो ये प्लस आई करेगा, और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स दे इंक्रीज द बेसिक स्ट्रेंथ। यहां पे सेम रीजन बेंजीन और फिनाइल रिंग विल एक्ट एज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, तो इट विल डिक्रीज बेसिक स्ट्रेंथ। सो अल्काइल एमाइन्स आर मोर बेसिक देन एनिलीन बिकॉज इन अल्काइल एमाइन्स देयर इज अल्काइल ग्रुप विच इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इन नेचर that donates electrons and increases basic strength. While as in aniline you have the same reason. Lone pair of nitrogen gets delocalized due to resonance and its basic strength decreases.
तो यहां पर बेटा अगर हम बात करेंगे, हमारे पास 3 एमाइन्स है। आई हैव अमोनिया, आई हैव अमोनिया, आई हैव प्राइमरी अमाइंस, आई हैव सेकेंडरी अमाइंस, यहां पर 2 होंगी, एंड आई हैव टर्शियरी अमाइन, एंड नथिंग इज मेंशन। व्हेन नथिंग इज मेंशन तो हम गैसियस स्टेट में ही इनकी बेसिक स्ट्रेंथ को डिस्कस करते हैं। तो फॉर टाइम बीइंग इसको मैं 0 डिग्री से रिप्रेजेंट करूंगा, फॉर टाइम बीइंग इसको मैं 1 डिग्री से रिप्रेजेंट करूंगा, इसको मैं 2 डिग्री से, तो इसको मैं 3 डिग्री से रिप्रेजेंट करूंगा। फिर मैं आपसे सवाल करूंगा, इनकी बेसिक स्ट्रेंथ को बेटा डिफाइन करो, आप अरेंज करो, किसका केबी वैल्यू ज्यादा। अमोनिया, अमोनिया में आपके पास बेटा, अमोनिया में आपके पास कोई ग्रुप नहीं जुड़ा, तो यहां पे प्राइमरी अमाइन में एक अल्काइल ग्रुप, तो अगर गैसियस स्टेट की खाली बात करेंगे ये प्लस आई करेगा, और प्लस आई इफेक्ट बेसिक स्ट्रेंथ को बेटा जी इंक्रीज करता है। तो इसी तरह यहां पर 2 सेकेंडरी अमाइन्स में 2 ग्रुप्स लगे हैं, तो यहां पे 2 प्लस आई इफेक्ट लगेंगे, और 2 प्लस आई की वजह से इसकी बेसिक स्ट्रेंथ और बढ़ेगी। सो हियर वी हैव द 3 अल्काइल ग्रुप्स दैट विल शो 3 प्लस आई इफेक्ट। सो यहां पर अगर देखेंगे टर्शियरी अमाइन्स आर मोर बेसिक देन सेकेंडरी, देन प्राइमरी, देन अमोनिया, एंड दिस बेसिक स्ट्रेंथ इज इन द गैसियस स्टेट। तो आप यहां पे रीजन लिख सकते हैं, अगर आपको बोलना होगा व्हाई टर्शियरी अमाइन्स आर मोर बेसिक, तो आप यहां पे सीधे बेटा लिख सकते हैं टर्शियरी अमाइन्स क्यों ज्यादा बेसिक है। बिकॉज इन टर्शियरी अमाइन्स वी हैव 3 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स that donate electron to the nitrogen atom, and जहां पे बेटा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स होंगे वहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होगी, तो बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। बट दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट, डिस्कस बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ एमाइन्स या बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ एमाइन्स, प्राइमरी अमाइन्स, सेकेंडरी अमाइन्स, टर्शियरी अमाइन्स इन एक्वस मीडियम। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपको बेसिक स्ट्रेंथ इन एमाइन्स की बोलनी है, लेकिन मीडियम एक्वस होना चाहिए, तो यहां पे ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। तो एक्वस मीडियम में हम बात करेंगे, एक्वस मीडियम में मैंने पहले अमोनिया लिया, चलिए बेटा हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे इनको। तो उसी मीडियम में हमने प्राइमरी अमाइन लिया, यानी एक आर के एच के बदले एक आर लिया, तो अमोनिया को मैं फॉर टाइम बीइंग, फॉर माय सेफ्टी, फॉर माय चॉइस मैं इसको 0 डिग्री बोलता। इसी तरह हम लेंगे सेकेंडरी अमाइन्स, चलिए बेटा हम सेकेंडरी अमाइन लेंगे यहां पे, चलिए। सो हियर वी टेक टर्शियरी अमाइन्स। नाउ अगर मैंने बोला कि एक्वस मीडियम में इनकी बेसिक स्ट्रेंथ डिफाइन करो, एक्वस मीडियम में आपको पता ही है बेटा कि रोल ऑफ सॉल्वेंट इज टेकन अंडर कंसिडरेशन। हम यहां पे वाटर यानी सॉल्वेंट का रोल बेसिक स्ट्रेंथ पे अप्लाई करेंगे, तो ये गैसियस फेज में नहीं है, सो इट विल मेंटेन द के इक्विलिब्रियम, सो इट विल मेंटेन द अपना के बी, हर कोई बेस वाटर में अपना के बी मेंटेन करेगा, ध्यान देना बेटा। तो हर किसी का अपना केबी मेंटेन होगा। अब क्या होती है बेस जो लोन पेयर डोनेट करेगा बेटा H पॉजिटिव को, तो यहां पे बनेगी कंजुगेट बेस, कंजुगेट एसिड। तो ये कंजुगेट एसिड जब ये H पॉजिटिव वाटर से गेन करेगा तो इसमें पॉजिटिव आएगा, और हम जानते हैं बेटा ये इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड की तरफ ज्यादा कब मूव होगा, यानी ये अपना लोन पेयर आसानी से डोनेट कब करेगा, या इसका केबी वैल्यू फॉरवर्ड डायरेक्शन में ज्यादा कब होगा। यहां पर ये जो कंजुगेट एसिड बन रहा है, नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, दिस इज कॉल्ड कंजुगेट एसिड ऑफ द रेस्पेक्टिव बेस। जितनी इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी तो ऑब्वियसली वो केबी फॉरवर्ड को फेवर करेगा, तो इसलिए यहां पे सॉल्वेंट का रोल देखना पड़ेगा आपको। इवन यहां पे इंडक्टिव इफेक्ट यानी इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट वो भी अंडर कंसिडरेशन लेंगे, लेकिन यहां पर सॉल्वेंट का रोल भी अंडर कंसिडरेशन लेना पड़ेगा।
इतना ही नहीं बेटा, बल्कि यहां पर ये R जो अल्काइल या एराइल ग्रुप का साइज है, अगर ये भी आप चेंज करोगे तो बेसिक स्ट्रेंथ उससे भी बेटा वेरी करेगी, उससे भी बेसिक स्ट्रेंथ वेरी करेगी। तो इसीलिए यहां पे कंजुगेट बेस बना बना के हम चेक करेंगे और देखेंगे कितने सारे फैक्टर यहां पे अप्लाई होते, और एक फैक्टर अप्लाई करके आंसर नहीं देंगे, बल्कि सारे फैक्टर को कंबाइन करके आंसर निकालेंगे। सारे फैक्टर को कंबाइन करके बेटा आंसर निकालेंगे कि बेसिक स्ट्रेंथ कैसे रहती है एक्वस मीडियम में। So this is the conjugate acid of secondary amine. Now we have tertiary amines. चलिए बेटा, तो ये टर्शियरी अमाइन में वाटर में बनेगी कंजुगेट एसिड। नाउ अब बेसिक स्ट्रेंथ आपको डिफाइन करना पड़ेगा बेसिक मीडियम में, सॉरी एक्वस मीडियम में। तो यहां पे पहले बोलो कितने फैक्टर है। सबसे पहला फैक्टर इन एक्वस मीडियम, if we apply only electronic effect यानी इंडक्टिव इफेक्ट, if we apply only, ये लिखो आप, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट यानी सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट, दैट इज इंडक्टिव इफेक्ट। अगर मैं सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट को अप्लाई करूंगा तो आप मुझे बोलिए बेटा, देन व्हाट इज द एक्सपेक्टेड केबी वैल्यू। आप बेसिक स्ट्रेंथ एक्सपेक्ट क्या कर रहे हो, जल्दी से बोलो। यू एक्सपेक्ट सबसे पहले टर्शियरी अमाइन होगा, क्योंकि यहां पे 3 प्लस आए। तो अगर मैं सिर्फ इंडक्टिव से देखूंगा, देन द बेसिक स्ट्रेंथ ऑर्डर शुड बी टर्शियरी अमाइंस शुड बी मोर बेसिक देन सेकेंडरी अमाइंस, देन प्राइमरी अमाइंस, देन अमोनिया। तो अमोनिया को फॉर टाइम बीइंग में 0 डिग्री से रिप्रेजेंट करूंगा अपने लिए। तो ये हो गया इफ वी अप्लाई इंडक्टिव इफेक्ट इंडिविजुअली। तो अगर मैं यहां पर इन कंजुगेट बेस की, कंजुगेट एसिड की स्टेबिलिटी देखूंगा, यहां पे सॉल्वेंट का रोल, यहां पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स ज्यादा और हिंड्रेंस भी कम है। सो यहां पे मोर नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स विल सॉल्वेट द आयन। तो जब यहां पे सॉल्वेशन लगेगी बेटा, और हम जानते हैं सॉल्वेशन से क्या होगा बेटा, हम जानते हैं सॉल्वेशन से क्या होगा, सॉल्वेशन से ये जो कैटायन है इट विल गेट स्टेबलाइज्ड और ये स्टेबिलिटी गेन करेगा, और जितना ये स्टेबलाइज्ड कैटायन बनेगा उतना ये जल्दी से फॉरवर्ड की तरफ मूव होगा। तो अगर सिर्फ सॉल्वेशन, यहां पे आर इज बल्कि, कम हाइड्रेशन, हाइड्रोजन कम, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कम लगेगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कम लगेगी, आर हाइड्रेशन को हिंड्रेंस करेगा, हाइड्रेशन को बेटा हिंड्रेंस करेगा। तो सबसे ज्यादा किसका कंजुगेट एसिड हाइड्रेट होगा। सो अगर हाइड्रेशन इफेक्ट से ही इंडिविजुअली डिसाइड करेंगे, सो बाय अप्लाइंग, अगर हम सिर्फ अप्लाई करेंगे बाय अप्लाइंग, तो पहले मैंने अप्लाई किया इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट, अब मैं अप्लाई करूंगा हाइड्रेशन इफेक्ट। अप्लाइंग हाइड्रेशन इफेक्ट, सो द केबी ऑर्डर शुड बी, इट शुड बी अमोनिया शुड बी फर्स्ट, then it should be primary, then it should be secondary and it should be tertiary। लेकिन बेटा हमें इंडिविजुअली अप्लाई करके आंसर नहीं बोलना, क्योंकि एक्वस मीडियम में ये तीनों फैक्टर अप्लाई होते हैं। क्या क्या फैक्टर? सो बाय कंबाइनिंग ऑल द 3 फैक्टर्स, जो प्रैक्टिकली के भी आया, जो प्रैक्टिकली पीके भी वैल्यू आया, यानी बेसिक स्ट्रेंथ जो प्रैक्टिकली आई बेटा, किस किस फैक्टर को कंबाइन करके, बाय कंबाइनिंग इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर, बाय कंबाइनिंग हाइड्रेशन फैक्टर यानी सॉल्वेशन फैक्टर, एंड बाय अप्लाइंग साइज ऑफ द अल्काइल ग्रुप। जब इन तीनों को बेटा हम कंबाइन करेंगे, देन द एक्चुअल बेसिक स्ट्रेंथ क्या रहेगी वो आपको याद रखना पड़ेगा। प्रैक्टिकली इन तीनों फैक्टर को जब हम अप्लाई करते हैं तो बेसिक स्ट्रेंथ क्या आती है बेटा, तीनों को मिला के, और वो एक्सपेरिमेंटली आपको दिया गया और वो एक्सपेरिमेंटली आपको याद करना पड़ेगा। सो आप लिखेंगे नेक्स्ट स्टेटमेंट, बाय कंबाइनिंग ऑल द 3 फैक्टर्स, बाय कंबाइनिंग all the 3 factors, that is inductive effect, comma hydration effect and size of the alkyl group, then the actual basic strength in the aqueous medium is, अगर R होगा मिथाइल, then the basic strength is 2 degree, 1 degree
3 डिग्री 0 डिग्री यानी अमोनिया। तो आप लिख भी सकते, अगर R मिथाइल होगा तो प्रैक्टिकली जो ऑब्जर्व्ड Kb वैल्यू देखा गया वो बेटा आपके पास यही मिला। अगर R मिथाइल होगा तो बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर ये आपको याद करना ही पड़ेगा, क्योंकि R चेंज करने से बेसिक स्ट्रेंथ चेंज होती है इन द एक्वस मीडियम। तो यहां पे अगर R होगा इथाइल बेटा, इन दोनों का आप याद रखेंगे, अगर R इथाइल होगा तब बेसिक स्ट्रेंथ रहती 2 डिग्री, यहां भी सेम 0 डिग्री, यहां भी सेम लास्ट में, बट यहां मिथाइल छोटा तो बीच में 1 3 आया, इथाइल बड़ा तो बीच में 3 1 आएगा। तो ऐसे भी आप याद कर सकते बेटा, प्रैक्टिकली ऑब्जर्व ये है। तो 2 डिग्री यहां भी पहले, 2 डिग्री यहां भी पहले, 0 डिग्री यानी अमोनिया वहां भी लास्ट, अमोनिया वहां भी लास्ट। अब मिथाइल छोटा तो पहले बीच में 1 3, इथाइल मिथाइल से बड़ा तो बीच में 3 1। तो इसीलिए बेटा यहां पर लिख सकते हैं आप C2H5 होल ट्वाइस NH, पहले ये आएगा, देन वी हैव C2H5 whole thrice N tertiary, then you have C2H5NH2 primary, then you have ammonia. So this is the experimentally observed Kb value or pKb value for the bases in the aqueous medium when the R is methyl and when the R is ethyl. So this is all about the basic properties of amines. Very important question for the board exam. तो next question पे आते हैं बेटा, define carbyl amine reaction and ammonolysis. कार्बाइल अमाइन रिएक्शन और अमोनोलिसिस को हमें डिफाइन करना है। तो सबसे पहले पढ़ेंगे कार्बाइल अमाइन रिएक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट, छोटी रिएक्शन बट इंपॉर्टेंट। कार्बाइल अमाइन रिएक्शन बोर्ड के लिए ध्यान देना बेटा अच्छे से, और जो चीज मैं बोलूंगा लिखने के लिए वो आप लिखोगे अपने कॉपी पे। कार्बाइल अमाइन रिएक्शन का जो रिएजेंट है दैट्स इंपॉर्टेंट, वो है क्लोरोफॉर्म इन प्रेजेंस ऑफ KOH और NaOH, जो भी आप बेस लोगे, क्लोरोफॉर्म इन प्रेजेंस ऑफ KOH और हीट देते हैं। तो जब ये बेस और क्लोरोफॉर्म आपको पता ही है, ये राइमर-टाइमन रिएक्शन में ऐसा रिएजेंट यूज किया था, तो इंटरमीडिएट बिकम्स डाइक्लोरोकार्बिन, तो यहां मैकेनिज्म की जरूरत नहीं है, ये मैंने थोड़ा सा हिंट दिया आपको। अब इस रिएक्शन में क्या होता, दिस reaction कार्बाइल अमाइन रिएक्शन, दिस रिएक्शन इज शोन बाय, ये रिएक्शन खाली कौन देता है, शोन बाय ओनली प्राइमरी एलिफैटिक और एरोमेटिक अमाइंस, प्राइमरी एलिफैटिक और एरोमेटिक अमाइंस। अब इस रिएक्शन में होता क्या है, तो मेरे प्यारे बच्चे आप ध्यान देंगे, आपके पास होगा प्राइमरी अमाइन, ये इंपॉर्टेंट क्यों है, 2H, तो इसको आपने क्लोरोफॉर्म के साथ रिएक्शन किया इन प्रेजेंस ऑफ एनी बेस लाइक NaOH और QH। अब क्या होगा, तो आपको पता है यहां पे 2 हाइड्रोजन है और वहां पे असल में 2 Cl है, तो बाहर निकलता और ये C जुड़ता, असल में ये बनता है RNC आइसोसाइनाइड। चलो बाकी साइड प्रोडक्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें ध्यान देना। तो प्लस KCl भी बनेगा और वाटर भी बनेगा, वो लिखने की जरूरत नहीं है, ध्यान देना बेटा। ये जो आइसोसाइनाइड बना, इट्स अ फाउल स्मेलिंग कंपाउंड, इसकी फाउल स्मेल होती है, फाउल स्मेल। तो ये मुझे लैब में यूज होता है ताकि बेटा मुझे पता चलेगा कि अगर आपके पास बीकर में प्राइमरी अमाइन है या आपके टेस्ट ट्यूब में प्राइमरी अमाइन है, आपने क्लोरोफॉर्म KOH मिला दिया उसके साथ, अगर वहां से फाउल स्मेल आ गई आइसोसाइनाइड की, तो मुझे कंफर्म होगा द गिवन टेस्ट ट्यूब कंटेन्स प्राइमरी अमाइन। अगर टेस्ट ट्यूब में सेकेंडरी अमाइन होगा और टर्शियरी अमाइन होगा, बेटा उसमें फाउल स्मेल नहीं आएगी, क्योंकि सेकेंडरी और टर्शियरी अमाइंस ये रिएक्शन देते ही नहीं है।
तो इसीलिए बेटा इस रिएक्शन को हम यूज करते हैं. दिस रिएक्शन इज यूज्ड to identify primary amines by producing foul smell. This reaction is used for the identification of primary amines. इसमें primary amines को identify करते हैं and it's commonly known as isocyanide test. तो इसको बेटा आइसोसाइनाइड टेस्ट भी बोलते हैं. दिस इज ऑल्सो कॉल्ड आइसोसाइनाइड टेस्ट. दिस इज कॉल्ड आइसोसाइनाइड टेस्ट. सो कार्बाइल एमाइन रिएक्शन इज नोन एज आइसोसाइनाइड टेस्ट. चलिए बेटा एग्जाम्पल लिखो. आप प्राइमरी अमाइन ले सकते हैं. दिस इज माई प्राइमरी अमाइन. इट कैन बी aliphatic or aromatic. You have chloroform and you have KOH. So this is called carbyl amine reaction. You can have even aniline can give carbyl amine test or isocyanide test. चलो बेटा यहां पे क्लोरोफॉर्म लिया मैंने और मैंने इसके साथ KOH भी लिया. सो दोनों में बोलो क्या बनेगा प्रोडक्ट. एक फाउल स्मेलिंग कंपाउंड बनेगा जहां पे NC बनेगा, आइसोसाइनाइड बनेगा बेटा. यहां पर भी आइसोसाइनाइड बनेगा. सो दिस इज द आइसोसाइनाइड की प्रिपरेशन ऑल्सो. तो ये आइसोसाइनाइड्स बनते हैं. दूसरी हमारे पास जो रिएक्शन डिफाइन करने के लिए थी दैट वाज अमोनोलिसिस. दैट वाज अमोनोलिसिस. दैट वाज अमोनोलिसिस. ये भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बेटा. पहली बात अमोनोलिसिस का मतलब क्या है. अमोनोलिसिस का मतलब है ब्रेकिंग ऑफ CX बॉन्ड इन अल्काइल हैलाइड्स. अल्काइल हैलाइड्स में CX बॉन्ड को ब्रेक करना बाय यूजिंग अमोनिया. अमोनिया के प्रेजेंस में CX बॉन्ड को क्लीव करना दैट्स कॉल्ड अमोनोलिसिस. नोन एज अमोनोलिसिस. इसी को बेटा हम बोलते हैं अमोनोलिसिस. तो इस रिएक्शन में अमोनिया एक्ट्स एज ए न्यूक्लियोफाइल. और याद रखना बेटा आपके पास जब अल्काइल हैलाइड गिवन होगा डेल नेगेटिव डेल पॉजिटिव, अमोनिया की प्रेजेंस में CX बॉन्ड को ब्रेक करोगे तो इस प्रोसेस को बोलेंगे अमोनोलिसिस बेटा. आपको पता ही है ये X बाहर निकलेगा, बैक साइड से अटैक होगा. सो हियर यू कैन गेट R बॉन्डेड टू NH2, HX बाहर निकलेगा. फाइनली यहां से गया H और यहां से गया X, HX बाहर. सो हियर यू गेट प्राइमरी अमाइन. अब यहां पे ध्यान देना ये जनरली SN2 मैकेनिज्म होता. यानी R आप मिथाइल 1 डिग्री 2 डिग्री ले सकते. तो जनरली अमोनोलिसिस फॉलो SN2 मैकेनिज्म. अब यहां पे NH ने बैक साइड से अटैक किया तो N पे पॉजिटिव, फिर H पॉजिटिव बाहर, यहां से X नेगेटिव बाहर, HX बाहर. HX बाहर प्राइमरी अमाइन. एंड बेटा इन दिस रिएक्शन इफ नथिंग इज मेंशन्ड, आपको अमोनोलिसिस कैसे लिखनी है. आपके पास पता है कि अगर नथिंग मेंशन है तो RX जो आपके बीकर में है वो एक्सेस में होगा. तो एक्सेस में होने के कारण बेटा फिर से ये न्यूक्लियोफाइल की तरह अटैक करेगा. फिर से H बाहर, फिर से H बाहर, X बाहर. हियर यू गेट सेकेंडरी अमाइन. तो अब सेकेंडरी अमाइन फिर से न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा. फिर से RX बीकर में होगा तो फिर से अटैक होगा SN2 का. फिर से HX बाहर निकलेगा तो यहां पे और एक R जुड़ेगा नाइट्रोजन के साथ. हियर यू गेट टर्शियरी अमाइंस. यहां पे टर्शियरी अमाइन बना. अभी भी नाइट्रोजन पे लोन पेयर है बेटा, अभी भी SN2 अटैक होगा क्योंकि ये एक्सेस में है. सो अल्काइल हैलाइड इज एन एक्सेस क्वांटिटी. ये फिर से अटैक करेगा बेटा, फिर से बाहर. लेकिन अब यहां पे निकलने के लिए H नहीं है तो अब इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा. तो पॉजिटिव चार्ज आने का मतलब नाइट्रोजन पे 4 R जुड़े हैं और इस पे पॉजिटिव चार्ज है. तो बस R को चेंज करना. दिस इज कॉल्ड क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट.
quaternary ammonium salt. This is all about the ammonolysis. सबसे पहले अमोनिया से CX बॉन्ड को ब्रेक किया, बना प्राइमरी अमाइन, प्राइमरी अमाइन ने फिर से SN2 बना सेकेंडरी, सेकेंडरी ने फिर से बना टर्शरी, टर्शरी ने फिर से फाइनली बना क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट. तो आप यहां पे लिखेंगे बेटा, दिस रिएक्शन हैज अ डिसएडवांटेज. ये इसकी डिसएडवांटेज है बेटा, बस एग्जाम्पल करने की जरूरत नहीं है. बट यहां पे अगर नहीं कुछ मेंशन है तो आप सेम अल्काइल हैलाइड यूज करोगे. अगर दिया होगा कि पहले 1 मोल लिया ये, फिर 2 मोल दिया एक्स्ट्रा, तो आप वही वाला यूज करोगे, बट रिएक्शन को स्टॉप करोगे एट क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट. दिस रिएक्शन हैज अ डिसएडवांटेज. This reaction has a disadvantage because we get mixture of amines. Because we get mixture of amines. इसमें बेटा mixture of amines बनते हैं. हाँ, एक नोट पॉइंट तब भी आप यूज करोगे अगर क्वेश्चन में वहीं से मेंशन किया गया कि अमोनिया ही एक्सेस है. If ammonia is taken in excess, important point. अगर मेंशन किया है कि अमोनिया ही एक्सेस में दिया है, मगर ये मेंशन होना चाहिए बेटा. आपके पास होगा RX एल्काइल हैलाइड, अमोनिया एक्सेस में दिया, एक्सेस में दिया. जब अमोनिया ही एक्सेस में दिया तो मुझे बोलो बेटा तब क्या बनेगा. पहले स्टेप में तो बनेगा RNH2 अल्काइल हैलाइड बनेगा लिमिटिंग रिएजेंट, सो इट विल बिकम LR. जब अमोनिया एक्सेस तो ये LR बनेगा, तो आपके बीकर में बाद में बचा होगा अमोनिया जो फर्दर कुछ नहीं करेगा, अल्काइल हैलाइड नहीं. सो इफ अमोनिया इज टेकन इन एक्सेस देन यू गेट प्राइमरी अमाइंस. तो ये मेंशन होना चाहिए बेटा, अदरवाइज आप क्वाटरनरी अमोनियम साल्ट पे रिएक्शन को स्टॉप करोगे एंड this reaction has a disadvantage because we get mixture of amines. चलिए बेटा आगे मुड़ते हैं. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा. क्वेश्चन है कि हाउ कैन यू डिफरेंशिएट बिटवीन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अमाइंस. जैसे हमने एल्कोहल्स में लुकास टेस्ट पढ़ा, कि हमने वहां पे पढ़ा कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी एल्कोहल, उसको हम लुकास टेस्ट से डिफरेंशिएट करेंगे. और भी एक टेस्ट होता वहां पे, दैट्स कॉल्ड विक्टर मियर टेस्ट, बट लुकास टेस्ट इज फेमस एंड दैट्स इंपॉर्टेंट फॉर द बोर्ड एग्जाम. तो यहां पे भी आप लिखेंगे वी कैन डिफरेंशिएट बिटवीन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अमाइंस बाय यूजिंग हेन्सबर्ग टेस्ट. बाय यूजिंग हेन्सबर्ग्स टेस्ट. तो चलो बेटा यहां पे हेन्सबर्ग्स टेस्ट से हम प्राइमरी अमाइन और सेकेंडरी अमाइन और टर्शियरी अमाइन को डिफरेंशिएट करते हैं. ध्यान देना बच्चे. तो हर किसी टेस्ट में, अरे जैसे मैंने लुका पढ़ाया था ना आपको, लुका टेस्ट, तो वैसे ही आपको मैं हेन्सबर्ग पढ़ाऊंगा. इसमें जो रिएजेंट यूज होता दैट इज बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड. बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड. दिस इज कॉल्ड हेन्सबर्ग रिएजेंट. इसी को बोलते हैं हेन्सबर्ग. इसी को बेटा बोलते हैं हेन्सबर्ग रिएजेंट. और भी यूज होता है नाउअडेज. ये एनसीईआरटी पे लिखा है बेटा, नाउअडेज. आजकल के दौर में मॉडर्न आप ये भी यूज कर सकते पैराटोलिडीन सल्फोनियल क्लोराइड या पैराटोलिडीन, ये भी आप यूज कर सकते हैं एज हेन्सबर्ग रिएजेंट. अब क्या करेंगे आप बेटा. सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा कि वी डिफरेंशिएट प्राइमरी, सेकेंडरी, और वी सेपरेट primary, secondary and tertiary amines by using Hengsberg test.
It is nothing, it is just a property of amines. But in the laboratory, it is used as differentiating test or separation test. That's why it is important chemical property. Otherwise बेटा ये भी एक chemical reaction ही है. तो अब क्या करेंगे आप, जो मैंने आपको सिखाया है बेटा, मैंने कहा आप सबसे पहले लेंगे प्राइमरी अमाइन को. कोई एग्जाम्पल ले लो बेटा, प्राइमरी अमाइन को आप लेंगे और इसको डालोगे हेनिसबर्ग टेस्ट, हेनिसबर्ग रिएजेंट. इसी तरह सेकेंडरी अमाइन भी होगा दूसरे टेस्ट ट्यूब में. अरे टेस्ट ट्यूब में टेस्ट करना है तो अब आपके पास होगा सेकेंडरी अमाइन भी और ये भी होगा दूसरे टेस्ट ट्यूब में. तो हमें फिर ऑब्जर्वेशन याद करनी है कि हम कैसे इस लैब में इसको हम परफॉर्म कैसे करते इस टेस्ट को. चलिए बेटा, तो मैंने आपको 3 अमाइंस दिए, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी. नाउ सिंपली, अरे मैकेनिज्म के बगैर लिखो बेटा, यहां पे आपने रखा हेनिसबर्ग रिएजेंट, बेंजीन सल्फोनियल क्लोराइड, बेंजीन सल्फोनियल क्लोराइड. चलिए, तो दूसरे टेस्ट ट्यूब में भी आपने डाला बेंजीन सल्फोनियल क्लोराइड, दूसरे में भी आपने डाला बेटा बेंजीन सल्फोनियल क्लोराइड, और आपने तीनों टेस्ट ट्यूब में क्या मिलाया, बेंजीन सल्फोनियल क्लोराइड. चलिए, तो अब हम देखेंगे रिएक्शन के बाद ऑब्जर्वेशन क्या मिलेगा और आपको कैसे पहचान होगी. तो आपको पता ही है बेटा, इसमें शॉर्ट ट्रिक ही, सीधे एक्सीएल बाहर. जब एन अटैक करेगा इसका लोन पेयर सल्फर पे, आप जानते हैं यहां भी एक्सीएल बाहर, यहां पे कोई एच है नहीं तो यहां पे नो इफेक्ट. सो टर्शियरी अमाइंस, नो इफेक्ट, नो रिएक्शन. सो टर्शियरी अमाइंस, पहली बात, हेनिसबर्ग रिएजेंट के साथ रिएक्शन नहीं करते. अब ये करेगा, ये देगा C2H5N, N के साथ H, और इसने बना दिया सल्फोनेमाइड. तो दिस इज, जब सल्फर और नाइट्रोजन के बीच में बॉन्ड, दिस इज कॉल्ड सल्फोनेमाइड. तो ये जो एमाइड बना इसका नाम है सल्फोनेमाइड. अब नाम भी लिखेंगे इसका, N पे इथाइल है, सो N पे इथाइल है और इसमें बेंजीन है, N इथाइल बेंजीन, बाकी इसका नाम है सल्फोनेमाइड. सो दिस इज सल्फोनेमाइड. ये होता है बेटा सॉलिड, ये सॉलिड बनेगा. अब हम पहचानेंगे कैसे, ध्यान देना बेटा, यहां पर भी बनेगा सल्फोनेमाइड C2H5. फिर ऑब्जर्वेशन आप लिखेंगे बेटा कि आप ऑब्जर्व कैसे करोगे, आप पहचानोगे कैसे कि आपकी किस टेस्ट ट्यूब में प्राइमरी अमाइन था, किस टेस्ट ट्यूब में सेकेंडरी अमाइन था और किस टेस्ट ट्यूब में टर्शियरी अमाइन था. तो ये भी है बेटा, बट इसका नाम लिखेंगे N, डाई इथाइल बेंजीन, N, डाई इथाइल बेंजीन सल्फोनेमाइड. चलिए बेटा, तो हमारे पास अब देखेंगे ऑब्जर्वेशन. ये तो हमने रिएक्शन देखा, रिएक्शन में क्या हुआ ये तो हमने देखा बोर्ड पे. नाउ प्रैक्टिकली इस चीज को आप ऑब्जर्व कैसे करोगे और कैसे पहचानोगे कि आपके पास 3 टेस्ट ट्यूब होंगे बेटा. यू विल हैव 3 टेस्ट ट्यूब्स इन द लैबोरेटरी एंड यू विल बी आस्क्ड कि मुझे इन तीनों टेस्ट ट्यूब में सेपरेट करके दो, प्राइमरी कौन, सेकेंडरी कौन, टर्शियरी कौन, या डिफरेंशिएट करके दो बेटा किस टेस्ट ट्यूब में क्या है. तो सबसे पहले आप क्या करोगे बेटा, आप तीनों में डालोगे हेनिसबर्ग रिएजेंट, ड्रॉप वाइज डालोगे ड्रॉपर से, और तीनों को जब हीट करोगे तो 2 टेस्ट ट्यूब में आपके पास सॉलिड बनेंगे जिसका नाम है सल्फोनेमाइड. वो मुझे रिएक्शन में भी प्रूव हुआ कि 2 टेस्ट ट्यूब में बने होंगे सल्फोनेमाइड्स. और जिसमें टर्शियरी अमाइन, उसमें कोई इफेक्ट नहीं, कोई रिएक्शन नहीं. तो पहले मुझे एक टेस्ट ट्यूब अलग गया जिसमें क्या था, टर्शियरी अमाइन. अब इन दोनों सॉलिड में आप कैसे पहचानोगे प्राइमरी अमाइन का सल्फोनेमाइड कौन है और सेकेंडरी अमाइन का सल्फोनेमाइड कौन है. तो बेटा आप इसकी तरफ ध्यान दो. ये बेटा नाइट्रोजन के साथ यहां पे हाइड्रोजन जुड़ा है. दिस इज एसिडिक हाइड्रोजन, एक्टिव हाइड्रोजन, बिकॉज इट इज अटैच्ड टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम. तो जब हम इस टेस्ट ट्यूब में जिसमें ये एमाइड होगा, जब उसमें अल्कली बेस डालेंगे तो ये बेटा उसमें डिसॉल्व होगा, क्योंकि वो साल्ट बनाएगा, यानी एसिड बेस रिएक्शन होगी, क्योंकि इसमें एसिडिक हाइड्रोजन की वजह से दिस इज सॉल्युबल इन द अल्कली. तो ये वाला अल्कली में सॉल्युबल होगा.
लेकिन सेकेंडरी अमाइन ने जो सल्फोनेमाइड बनाया उसके पास कोई एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है बच्चे। तो जब ये हम देखेंगे अगर इसमें अल्कली मिलाएंगे, बेस मिलाएंगे, तो ये होगा इनसॉल्युबल, क्योंकि इसके पास एक्टिव हाइड्रोजन नहीं है। तो जिन दो टेस्ट ट्यूब में सल्फोनेमाइड बना, जो प्राइमरी अमाइन ने बनाया होगा, दैट सल्फोनेमाइड इज सॉल्युबल इन अल्कली बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ एसिडिक हाइड्रोजन। और जो सेकेंडरी अमाइन ने सल्फोनेमाइड बनाया बेटा, दैट इज इनसॉल्युबल इन द अल्कली बिकॉज इट डज नॉट हैव एनी एसिडिक हाइड्रोजन। सो आप कंक्लूजन में लिखोगे बेटा, आई विल रिपीट द स्टेटमेंट्स। आप लिख सकते बेटा कंक्लूजन या ऑब्जर्वेशन में आपको क्या मिलेगा जब आप हेन्सबर्ग टेस्ट करोगे, तो आप लिखोगे प्राइमरी अमाइंस रिएक्ट विद हेन्सबर्ग रिएजेंट forms sulfonamide which is soluble in alkali due to presence of acidic hydrogen। और यहां पे क्या लिखोगे बेटा, secondary amines react with Heinsberg reagent and forms sulfonamide which is insoluble in alkali। ये अल्कली में insoluble है। शाबाश। उसके बाद tertiary amines do not form sulfonamide or it will not react with the Heinsberg reagent। This is the conclusion or observation in the Heinsberg test। So it's very important question। Next question पे आते हैं, what is diazotization and give its mechanism। Very important question, very important। डाइएजोटाइजेशन लिखो बेटा। इस रिएक्शन का रिएजेंट, डाइएजोटाइजेशन मींस द प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। reagent is actually nitrous acid and temperature is 273 to 278 केल्विन। क्योंकि जो आप इसमें कंपाउंड प्रिपेयर करने जा रहे हो, दैट्स नॉट ए स्टेबल कंपाउंड दैट डिकम्पोजेस इजीली, दैट्स व्हाई वी कीप टेम्परेचर 0 से लेकर 5 डिग्री सेल्सियस तक। और बेटा इस रिएक्शन में आप याद रखिएगा, ये जो नाइट्रस एसिड है इट इज प्रोड्यूस्ड इन सिटू बाय टेकिंग NaNO2। ये लैब में बेटा हम जनरेट खुद करते। NaNO2 एंड HCl के 2 मोल जब रिएक्ट करते हैं बेटा, वो बनाते हैं नाइट्रस एसिड। तो टेम्परेचर सेम लेंगे आप, 273 टू 278 केल्विन। सो दिस इज द रिएजेंट यूज्ड इन द diazotization। So diazotization is a reaction in which we prepare benzene diazonium chloride from nitrous acid and aniline। तो बेटा जब एनिलीन लेते हैं, एनिलीन इसमें एनिलीन से बनता है, एनिलीन से बनता है, काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। दिस इज माय एनिलीन। तो यहां पर NH2 रखा मैंने बेटा, और ये एनिलीन है, ध्यान से। और इसको हम ट्रीट करेंगे नाइट्रस एसिड से, लेकिन जो हम बनाएंगे इन सिटू मीन्स विद इन द रिएक्शन बाय टेकिंग NaNO2 and HCl at a temperature of, यही आपको लिखना है स्टेटमेंट में, at a temperature of 273 to 278 केल्विन। तो अब शॉर्ट में आप याद रखेंगे, अभी तक बस मैं शॉर्ट ट्रिक ही बोलूंगा। तो यहां से 2 ऑक्सीजन और यहां से 2 हाइड्रोजन और यहां से 2 हाइड्रोजन। तो सबसे पहले आप बोल सकते बेटा इसमें 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर बाहर निकलेंगे पहले, और यहां पे एक Cl यूज होगा और यहां पे एक Cl और यहां पे एक Na यूज होगा, वो बनाया होगा NaCl। अब यहां पे बचा दिस नाइट्रोजन एंड दिस नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन और नाइट्रोजन बेटा इसमें क्या बनाते हैं, ध्यान देना। हियर यू गेट benzene diazonium chloride। This is salt।
सो नाइट्रोजन पे ये पॉजिटिव इधर भी आ सकता, तो चलो आप यहीं पे रखो बेटा, दिस पॉजिटिव कैन बी हियर आल्सो, ये यहां भी आ सकता पॉजिटिव बाय बैक बॉन्डिंग। तो अभी आप छोड़ो, इट इज N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव, and this is called benzene diazonium chloride, and this process is called diazotization। बेटा इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं डाइएजोटाइजेशन। शाबाश। तो इसको आप लिखेंगे कैसे? जो मैंने आपको रिएक्शन में दिया, आपको रिएजेंट याद रखने हैं बेटा, फिर आपको याद करना है एनिलीन अपॉन रिएक्शन विद नाइट्रस एसिड that is produced in situ from NaNO2 and HCl at a temperature of 273 to 278 Kelvin and gives benzene diazonium chloride. This reaction is called diazotization। बेटा इसी रिएक्शन का नाम है diazotization। तो अगर इसके मैकेनिज्म की बात करेंगे बेटा, दैट्स इजी, दैट्स वेरी इजी मैकेनिज्म। मैकेनिज्म काफी इजी है, तो बस आप याद रख सकते बेटा, सबसे पहले आपके पास होता है NaNO2, और यहां पे आपके साथ जब 1 मोल HCl रिएक्ट करता, आपके 2 मोल यूज होते, एंड हियर यू गेट HNO2, यू गेट नाइट्रस एसिड, एंड प्लस आपके पहले स्टेप में ही बनता है NaCl, तो NaCl का 1 मोल यहां से बनता। अब ये जो HNO2 है बेटा, HNO2 नाइट्रस एसिड, सो दिस इज द स्ट्रक्चर। यहां पे ऑक्सीजन का लोन पेयर, जब दूसरा मॉलिक्यूल HCl आएगा उसका H पॉजिटिव, क्योंकि Cl नेगेटिव भी बचा के रखेंगे, तो यहां पे होगी प्रोटोनेशन बेटा, और प्रोटोनेशन के बाद यहां बनेगा ऑक्सोनियम आयन, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज। तो हमें पता है, सबसे पहले ही पता है नाइट्रोजन इज इलेक्ट्रोनेगेटिव, ऑक्सीजन इज इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, एंड पॉजिटिव चार्ज जब इस पे आता है दैट इंक्रीजेस ट्रमेंडस अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो यहां पे सीधे आप बोलेंगे बेटा, यहां पे वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकला, सो हियर यहां पे वाटर मॉलिक्यूल निकला बाहर, तो 1 मोल वाटर यहां से बनता। नाउ यू गेट नाइट्रोसोनियम आयन, दिस इज N डबल बॉन्ड O पॉजिटिव, दिस इज एन इंटरमीडिएट, नाइट्रोसोनियम आयन, NO पॉजिटिव। तो अब ये नाइट्रोसोनियम आयन क्या करेगा बेटा, ध्यान देना। अब आपके पास है पीएच, मींस एनिलीन, पीएच में लिखूंगा फिनाइल को, क्योंकि तो आगे बहुत जगह पे यूज करना है, दिस इज पीएच। अब इसके सामने नाइट्रोसोनियम आयन आ गया, तो यहां पे लोन पेयर की वजह से ये अटैक करेगा बेटा इस पे, तो फाइनली आपके पास जो मिलेगा दैट विल बी पीएच एन, इसके पास 2 H जुड़े हैं, तो इसने लोन पेयर दिया, पॉजिटिव चार्ज आया होगा, एंड यू हैव N डबल बॉन्ड O। चलिए बेटा, तो अब हमारे पास नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज है और यहां पे होगी डीप्रोटोनेशन। आप जानते हैं बेटा ये इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और H पॉजिटिव बाहर यहां से, तो H पॉजिटिव। अब ये जो PH NH, अब इसके पास एक H है, फिर बनेगा सिंगल बॉन्ड N डबल बॉन्ड O। ये जो H पॉजिटिव यहां पे रिलीज हुआ, तो ये फिर से करेगा इसको ऑक्सीजन प्रोटोनेट। उसके बाद क्या बनेगा बेटा, वी विल गेट PH NH। हम यहां से चलेंगे, वेट, तो अब यहां से चलेंगे हम, क्या बनेगा बेटा, शाबाश, इट विल गेट PH N लोन पेयर हाइड्रोजन, so it will become N double bond OH पॉजिटिव। तो अब पॉजिटिव यहां पे आया, नाउ दिस पाई बॉन्ड विल गेट शिफ्ट, बिकॉज ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज और बगल में पाई बॉन्ड बेटा, इसमें क्या होगा, तो पाई बॉन्ड विल ब्रेक, क्योंकि ऑक्सीजन पे पॉजिटिव हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम बन जाता है, तो इसीलिए पाई बॉन्ड को ब्रेक करके बेटा पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करता है। अब यहां पे ये बना OH, ऐसे नाइट्रोजन पे आया पॉजिटिव, इस नाइट्रोजन पे बेटा पॉजिटिव चार्ज आया, तो अब इसका ये पॉजिटिव चार्ज बगल में लोन पेयर, तो बगल में लोन पेयर से होगी इसकी बैक बॉन्डिंग, तो बैक बॉन्डिंग के कारण बेटा ऐसे चलेगा हमारे साथ ये PH
तो पीएच मीन फिनाइल रिंग, एन इस पे पॉजिटिव चार्ज, यहां पे एच, देन वी हैव डबल बॉन्ड, देन वी हैव एन एंड वी हैव ओ एच। अब बोलो क्या होगा बेटा, अब बोलो इस स्टेप में क्या होगा। अब इस स्टेप में होगा फिर से डीप्रोटोनेशन, एच पॉजिटिव बाहर, माइनस एच पॉजिटिव, माइनस एच पॉजिटिव, तो फाइनली आपके पास बनेगा पीएच एन डबल बॉन्ड एन, यहां पे बना ओ एच। अब ये जो H पॉजिटिव बाहर निकला, अब ये फिर से ऑक्सीजन से करेगा प्रोटोनेशन, और प्रोटोनेशन के बाद ध्यान देना बेटा अब क्या बनेगा, मैं यहां पे लिख रहा हूं, प्रोटोनेशन के बाद इट विल अगेन फॉर्म ऑक्सोनियम आयन। अब मैं लिखूंगा फिनाइल, अब फिनाइल को मैं ऐसे लिखूंगा बेटा, एंड देन यू हैव फिनाइल के बाद देन यू हैव बेटा फिनाइल, तो ऊपर क्या जुड़ा है एन, मैं लिखूंगा बेटा यस एन डबल बॉन्ड एन डबल बॉन्ड एन सिंगल बॉन्ड ओ एच, इसने भी गेन किया प्रोटॉन, तो ये बन गया ऑक्सोनियम आयन। तो अगेन यहां पे बेटा ये वाटर बना, ऑक्सोनियम आयन, वाटर मॉलिक्यूल बाहर, पॉजिटिव खत्म, और फाइनली आपके पास इट विल बिकम एन डबल बॉन्ड एन पॉजिटिव, और बगल में जो Cl नेगेटिव बचा है, तो इसका लोन पेयर फिर से बैक बॉन्डिंग कर सकता है बेटा। तो बैक बॉन्डिंग के बाद डाइजोनियम साल्ट में पॉजिटिव चार्ज कैन बी प्रेजेंट ऑन बोथ द नाइट्रोजन एटम्स। अगर पॉजिटिव इस पे है तो N2 रिटेन होता, लेकिन जब पॉजिटिव इस वाले नाइट्रोजन पे आता तो ये रिप्लेस हो जाता फिर। इसीलिए बेंजीन डाइजोनियम साल्ट जो होते हैं ये लेस स्टेबल होते हैं बेटा। यहां पे पॉजिटिव चार्ज तो बगल में Cl नेगेटिव एनाइन, this is called benzene diazonium chloride and its mechanism. Diazotization and its mechanism. Can look after mechanism, and this is the reaction. Diazotization and its mechanism. तो अब हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन है बेटा जो हम यहां पे डिफाइन करेंगे। One is called Sand-Mears reaction, and other is called Gattermann's reaction. The last one is called coupling reaction. तो सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे Sand-Mears। Sand-Mears reaction, very very important chemical property of diazonium salt। एक लाइन में it is the replacement, बेटा N2 वहां से निकलता है, it is the replacement। मैकेनिज्म करने की जरूरत नहीं यहां पे, इट इज द रिप्लेसमेंट बाय क्लोराइड, तो Cl नेगेटिव से रिप्लेस करेंगे N2 को, ब्रोमाइड से करेंगे, ब्रोमाइड एंड साइनाइड आयन, एंड साइनाइड आयन, वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। आपके पास होगा बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, N2 positive Cl negative benzene diazonium chloride. Now reagents are very very important. Reagents are very very important. ध्यान देना बेटा, अच्छे से ध्यान देना। क्लोराइड में लाऊंगा HCl से, मामला खत्म। ये साल्ट का क्लोराइड आयन है बेटा, ये कम क्वांटिटी में होगा, बट यहां पे Cl नेगेटिव, और मैं यूज करूंगा Cu2Cl2, यानी कॉपर को मैं +1 स्टेट में यूज करूंगा। साल्ट से भी मुझे आएगा Cl, और मुझे एसिड से भी आएगा Cl नेगेटिव आयन। हालांकि मैं यहां HBr Cu2Cl2 यूज कर सकता, लेकिन वहां पे बनेगा मुझे मिक्सचर, वहां Cl भी जुड़ सकता, Br भी जुड़ सकता, लेकिन बेटा यील्ड बढ़ाने के लिए मैं जो एसिड यूज कर रहा हूं उसी का मैं साल्ट भी यूज कर रहा हूं, मैं जो एसिड यूज कर रहा हूं उसी का साल्ट भी यूज कर रहा हूं, ताकि यील्ड बढ़ेगा। सो यहां पे बेटा N2 होगा रिप्लेस, इट इज बेसिकली फ्री रेडिकल सबस्टिट्यूशन। यहां पे N2 के बदले Cl, N2 बाहर, यू गेट क्लोरोबेंजीन। यहां पे बेटा N2 बाहर, N2 बाहर, यहां पे जुड़ेगा ब्रोमीन, यू गेट ब्रोमोबेंजीन।
यहां पे बेटा N2 बाहर, यहां पे N2 बाहर, और यहां पे जुड़ेगा साइनाइड, यू गेट साइनोबेंजीन. सो हियर यू गेट क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, साइनोबेंजीन, नाइट्रोजन गैस बाहर, और ये अच्छे यील्ड में बनता है प्रोडक्ट. सो दिस इज रिएक्शन वी कॉल सैंड-मेयर्स रिएक्शन. इसी को बेटा सैंड-मेयर्स रिएक्शन बोलते हैं. अनदर वाज गेटरमैन्स रिएक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट. गटरमैन्स रिएक्शन. चलिए बेटा, it is the replacement by it is the replacement by chloride and bromide ion. लिखो बेटा, it is the replacement by chloride and bromide ion. शाबाश. ये क्या होता है बेटा, ये क्लोराइड और ब्रोमाइड आयन से रिप्लेसमेंट होती है N2 की. यहां पर बस रिएजेंट थोड़ा सा डिफरेंट है, बाकी बेटा आप देखेंगे सैंड-मेयर जैसा ही है. तो यहां पे होगा N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव, इट्स बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड. क्लोराइड को कैसे यहां पे लाओगे, HCl लोगे, और यहां पे कॉपर पाउडर यानी कॉपर जीरो स्टेट में यूज करोगे, कॉपर मेटल यूज करोगे. तो ऑब्वियसली बेटा वहां पे कॉपर सॉल्ट यूज किया था, यहां पे आपने यूज किया कॉपर मेटल, तो यहां पे HBrCu. अब मुझे समझाओ बेटा, यहां पर भी क्या होगा, रिप्लेसमेंट ऑफ N2 बाय क्लोराइड, रिप्लेसमेंट ऑफ N2 बाय क्लोराइड, N2 बाहर क्लोरोबेंजीन, रिप्लेसमेंट ऑफ N2 बाय ब्रोमाइड, ब्रोमोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन. बट यहां पे बेटा याद रखना, yield is found better in Sand-Meier's reaction than Gettermann's reaction. Yield is found, very important point, yield is found better in Sand-Meier's than Gettermann's. Reaction. Very, very important point. Now we have the last reaction of this chapter. That's coupling reaction. Very, very important reaction. डाइजोनियम सॉल्ट की काफी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी. कॉपलिंग रिएक्शन में पहली बात बेटा, इसमें डाइजोनियम सॉल्ट, बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट, इसमें एक्ट करता है, एक्ट्स एज एन इलेक्ट्रोफाइल. तो वो खुद यहां पे एक इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करता है. तो जब इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा, याद रखना बेटा, तो कपलिंग रिएक्शन इज अ टाइप ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. इट्स टाइप ऑफ ESR. हां, लेकिन बेटा ये ESR तब करेगा, इसको समझाओ पहले, ये ESR तब करेगा जब इसके सामने कोई स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होगा. अरे ये N2 पे पॉजिटिव है, बेंजीन डाइजोनियम लिया मैंने, बेंजीन डाइजोनियम लिया बेटा, लेकिन ये इलेक्ट्रोफाइल बिहेव करवाना है, इसको बैक बॉन्डिंग से पीछे बचाना है. तो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड इलेक्ट्रोफाइल बिहेव करेगा. कब बिहेव करेगा इलेक्ट्रोफाइल? जब बेटा आप इसको आगे रखोगे एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, लाइक जिसमें एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होगा, OH ग्रुप, और बेटा OH इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा. ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है बेटा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है. तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होने के कारण यहां पे बेटा ध्यान देना, ये रिंग को एक्टिवेट करता, ये रिंग की न्यूक्लियोफिलिसिटी बढ़ाता. इवन अल्कलाइन मीडियम में इट बिकम्स इवन मोर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल. इसलिए बेटा ये बेंजीन से ऐसे रिएक्शन नहीं करेगा, ये उसी रिंग से इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करेगा जिस रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज्यादा होगी.
इसलिए मेनली यहां पे बेटा मेनली मैं आपको शॉर्ट तरीके इसका सिंपलेस्ट वर्जन जो आपके पास अवेलेबल है, हालांकि हम इससे बहुत सारे डाइज बना सकते हैं। यहां पे एनिलीन NH2 पावरफुल इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, तो स्लाइटली एसिडिक मीडियम लेते हैं बिकॉज दीज आर pH सेंसिटिव रिएक्शंस। अब क्या होगा, मुझे पता है ये एक्टिवेटर है और इसका इलेक्ट्रोफाइल या ऑर्थो पे जुड़ेगा या पैरा पे। एनिलीन भी बेटा एक्टिवेटर है, इलेक्ट्रोफाइल यहां जुड़ेगा ऑर्थो पे, यहां जुड़ेगा पैरा पे। जैसे बेटा मैंने आपको फिनॉल में पढ़ाया रिएक्शन ब्रोमिनेशन, नाइट्रेशन, तो आप यहां भी वो देख सकते बेटा। तो यहां पे इलेक्ट्रोफाइल किधर जुड़ेगा, ऑर्थो पैरा पे, बट पैरा पे बनेगा मेजर। ये पाई बॉन्ड इधर की तरह शिफ्ट और ये इलेक्ट्रोफाइल यहां, H वहां से बाहर, ये इलेक्ट्रोफाइल यहां, वही ESR है बेटा, पैरा पे ही जुड़ेगा। तो इसीलिए इसको बोलते हैं कपलिंग रिएक्शन। कपलिंग रिएक्शन इज बेसिकली ESR ऑफ डाइजोनियम सॉल्ट, जिसमें वो मेनली फिनॉल या एनिलीन के साथ रिएक्शन करता है और ये दोनों होते ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग इन नेचर। तो ऑर्थो पे भी जुड़ सकता और पैरा पे, बट पैरा पे बनेगा मेजर एंड इट्स एन इंपॉर्टेंट कंपाउंड। दिस इज कॉल्ड पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन। पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन। चलिए बेटा, तो यहां पर भी कपलिंग हो गई, इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव किया, तो कपलिंग किया बेटा इसके साथ, कपलिंग रिएक्शन वेरी इंपॉर्टेंट। तो कपलिंग रिएक्शन में जो प्रोडक्ट बनता, दे बिकम हाईली कंजुगेटेड सिस्टम्स, very high extent of conjugation in these molecules, that's why they are called dyes। बेटा ये डाइज बनते हैं, इसका नाम है पैरा एमाइनो, पैरा एमाइनो एजोबेंजीन। अब ये दोनों बेटा डाइज होते हैं बिकॉज ऑफ हाईली कंजुगेटेड सिस्टम। दिस इज एन ऑरेंज डाई, दिस इज ऑरेंज डाई, this is yellow color dye. So this is the importance of coupling reaction. We prepared dyes in these reactions. So this reaction is called coupling reaction। इसको क्या बोलते हैं बेटा, coupling reaction, जिसमें डाइजोनियम सॉल्ट इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करता। ये जो टाइप ऑफ रिएक्शन, इट इज इलेक्ट्रोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शन, और इसमें हम इंपॉर्टेंट डाइज को प्रिपेयर करते जिसमें बेटा डाइजोनियम सॉल्ट खुद को इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करवाता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द कपलिंग रिएक्शन। सो ऑलमोस्ट बेटा हमने इस चैप्टर के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस किए। ऑलमोस्ट 95% ऑफ द कंटेंट ऑफ दिस चैप्टर मैंने आपको दिया इस छोटे से लेक्चर में, बट इट्स ओनली बोर्ड ओरिएंटेड लेक्चर, सो you can visit these lectures। अब हमारे पास लास्ट चैप्टर बचता है बेटा, एंड दैट चैप्टर इज बायोमोलिक्यूल्स। बेटा उसके भी 7 मार्क्स है, उसके भी 7 मार्क्स है, तो वो इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे अगले क्लास में। थैंक यू।